अध्याय 43। घर अस्वाभाविक रूप से शांत था। सारा के लिए ये सिर्फ बातचीत का अभाव या 7 सक्रिय दिमागों का हट जाना नहीं था जिससे यह इतना खाली लग रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था। वे कोवेन की सभा से हमेशा की तरह पहले ही घर आ गए थे। उनका दावा था कि उन्हें फे और जेनेट की सड़क यात्रा के लिए सामान पैक करना था। एम को परिवार के कमरे के सोफे के पास खाली ब्रीफकेस मिला था और सारा ने वॉशिंग मशीन के ऊपर कपड़ों को बंडल करके रखा हुआ पाया था। वे चले गए हैं, एम ने कहा था। सारा सीधे उसकी बाहों में चली गई, उसके कंधे हिल रहे थे। क्या वे सारी रात हैं? उसने फुसफुसा कर पूछा। वे साथ हैं, एम ने जवाब दिया था। ये वह जवाब नहीं था जो सारा चाहती थी, लेकिन यह ईमानदार था, बिल्कुल एम की तरह। उन्होंने अपने कपड़े डफल बैग में डाल दिए थे, इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वे क्या कर रहे हैं। अब तबीथा और एम पहले से ही वी में थे और फे और जेनेट सारा के घर बंद करने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। सारा और पिशाच ने घर में अपनी आखिरी रात को स्टिल रूम में घंटों बातें की, एक बोतल रेड वाइन साझा की। मैथ्यू ने उसे अपने अतीत के बारे में कुछ बताया था और भविष्य के लिए अपने डर को साझा किया था। सारा ने सुना था, उसने जो कुछ कहानियां सुनाई, उन पर खुद को हैरान और हैरान न दिखाने का प्रयास किया। हालांकि वह बुटपस्त थी, सारा समझ गई थी कि वो कबूलनामा करना चाहता था और उसने उसे पुजारी की भूमिका में रखा था। उसने उसे क्षमादान दिया था, ये जानते हुए कि कुछ कर्मों को कभी माफ नहीं किया जा सकता या भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन एक रहस्य था जिसे उसने साझा करने से इनकार कर दिया था, और सारा को अभी भी कुछ नहीं पता था कि उसकी भतीजी कहाँ और कब चली गई थी। बिशप के घर के फर्श पर कराहने और घरघराहट की आवाज़ें गूंज रही थीं, जब सारा अपने जाने पहचाने अंधेरे कमरों से गुजर रही थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और उस घर को अलविदा कहने के लिए मुड़ी जिसे वह कभी जानती थी। रख रखाव कक्ष के दरवाजे तेज धमाके के साथ खुले। चिमनी के पास एक फर्श का तख्ता उछला, जिसमें एक छोटी सी काली जिल्द वाली किताब और एक क्रीम रंग का लिफाफा दिखाई दिया। ये कमरे में सबसे चमकीली चीज थी और चांदनी में चमक रही थी। सारा ने रोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्रीम रंग का चौकोर टुकड़ा आसानी से उसके अंदर गया, हल्की सी धमाका के साथ जमीन पर गिरा और पलट गया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सारा। उसने हल्के से अक्षरों को छुआ और मैथ्यू की लंबी सफ़ेद उंगलियां देखीं। उसने कागज फाड़ दिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सारा, उसने कहा, चिंता मत करो, हमने इसे बना लिया है। उसकी हृदय गति शांत हो गई। सारा ने कागज की एक शीट अपनी मां की रॉकिंग चेयर पर रखी और किताब के लिए इशारा किया। जैसे ही घर से किताब आई, फर्श पर पुरानी लकड़ी की कराह और पुरानी कीलों की चीख के साथ वापस अपनी सामान्य जगह पर आ गया। उसने पहला पन्ना पलटा। रात की परछाई, जिसमें 2 काव्यात्मक भजन हैं, जिन्हें जी.सी. जेंट ने तैयार किया था। 1594। किताब पुरानी थी, लेकिन अप्रिय नहीं, धूल भरे गिरजाघर में अगरबत्ती की तरह। बिल्कुल मैथ्यू की तरह, सारा ने मुस्कुराते हुए सोचा। कागज का एक टुकड़ा ऊपर से बाहर निकला। यह उसे समर्पण पृष्ठ पर ले गया। मेरे प्रिय और सबसे योग्य मित्र मैथ्यू रॉयडन के लिए। सारा ने और करीब से देखा और एक हाथ का छोटा, फीका चित्र देखा, जिसमें एक खुरदरी हथेलियां थीं, जो नाम की ओर इशारा कर रही थीं, जिसके नीचे प्राचीन भूरे रंग की स्याही से 29 लिखा हुआ था। वह आज्ञाकारी भाव से पृष्ठ 29 पर पहुंची और रेखांकित अंश पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वह शिकारी बनाता है, और उस पदार्थ के शिकारी कुत्ते, जिनके मुंह स्वर्ग को बहरा कर देते हैं और धरती को घावों से भर देते हैं। और आश्चर्य की बात है कि कोई निम्फ अनुग्रह में इतना समृद्ध नहीं है। शिकारी कुत्तों का पीछा करते समय कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को हर आकार में बदल सकती थी, सबसे तेज जानवरों की, और उसकी खुशी पर। शब्दों ने डायना की छवि को उभारा। साफ, चमकदार, बिना किसी आग्रह के उसका चेहरा धुंधले पंखों से घिरा हुआ था और उसका गला चांदी और हीरे से घिरा हुआ था। एक आंसू के आकार का मानिक उसकी त्वचा पर खून की एक बूंद की तरह कांप रहा था,
जो उसके कॉलबोन के बीच के पायदान में समाया हुआ था। जब सूरज उग रहा था तो उसने डायना को ये बताने का कोई रास्ता निकालने का वादा किया था कि वह डायना को सुरक्षित बता देगा। धन्यवाद मैथ्यू। सारा ने किताब और नोट को चूमा और उन्हें गुफानुमा चिमनी में फेंक दिया। उसने ये शब्द कहे जिससे एक सफ़ेद गर्म आग भड़क उठी। कागज ने तुरंत आग पकड़ ली और किताब के किनारे मुड़ने लगे। सारा ने कुछ पलों तक आग बुझाने वाले को देखा, फिर वह सामने के दरवाजे को खुला छोड़कर बाहर चली गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाज़ा बंद होते ही एक घिसा हुआ चांदी का ताबूत चिमनी से नीचे गिरा और जलते हुए कागज पर जा गिरा। आग की गर्मी से एम्पुला के अंदर के खोखले कक्षों से निकले खून और पारे के दो गोले किताब की सतह के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हुए भट्ठी में गिर गए। वहां वे चिमनी के नर्म पुराने मोटा में रिस गए और घर के दिल में चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो घर ने राहत की सांस ली और एक भूली हुई वर्जित गंध छोड़ी। सारा रात की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए आर.वी. में चढ़ गई। उसकी इंद्रियां इतनी तेज नहीं थीं कि हवा में नाचते दालचीनी और ब्लैकथॉर्न, हनिस्कल और कैमोमाइल को पकड़ पाती। ठीक है, एम ने शांत स्वर में पूछा। सारा ने कैट कैमरा के सामने झुककर ताबिथा को पकड़ लिया और एम के घुटने को दबाया। बस ठीक है। फे ने इग्निशन में चाबी घुमाई और कार को ड्राइववे से नीचे काउंटी रोड पर ले गई, जो उन्हें अंतर्राज्यीय राजमार्ग तक ले जाएगा, और वे इस बारे में बातचीत करने लगे कि वे नाश्ते के लिए कहाँ रुक सकते हैं। चारों चुड़ैलें इतनी दूर थीं कि वे घर के आसपास के वातावरण में हो रहे परिवर्तन को महसूस नहीं कर सकी, क्योंकि सैकड़ों रात्रिचर जीवों ने पिशाच और चुड़ैल के मिश्रित होने की असामान्य गंध को महसूस कर लिया था, या वे रखरखाव कक्ष की खिड़की में दो भूतों के हल्के हरे रंग के धब्बे को देख नहीं सकी। ब्रिजेट बिशप और डायना की दादी ने वाहन को रवाना होते देखा। अब हम क्या करेंगे? डायना की दादी ने पूछा। ब्रिजेट ने जवाब दिया, जोआना, हमने हमेशा यही किया है। अतीत को याद करो और भविष्य की प्रतीक्षा करो।